हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक डिफेमेशन केस की। डिफेमेशन जनरली सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में डिफाइन किया गया है और इस पर दोनों केसेस चलते हैं। या तो क्रिमिनल होगा या सिविल होगा, बट इसमें हम क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सेक्शन 499 में आया डिफेमेशन डिफाइन किया गया है और सेक्शन 500 में उसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई है। इस केस की जो मेन हेडिंग होने वाली है वो है बेल इन डिफेमेशन केसेस, कि कैसे बेल ग्रांट की जाती है डिफेमेशन केसेस में। केस का नाम है रसिक लाल वर्सेस किशोर। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि जो रिस्पोंडेंट होता है, रिस्पोंडेंट मतलब कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट होता है वो कंप्लेन करता है कि उसे डिफेम किया गया है अपीलेंट के द्वारा एक जगह पे, जहाँ पे वो इंटरव्यू देने जाता है एक न्यूज़ टीवी चैनल पर। स्टार न्यूज़ टीवी चैनल नाम है उसका। वहाँ पर उसे उसकी इंसल्ट की गई है, उसे डिफेम किया गया है। तो इसी बेसिस पे रिस्पोंडेंट जो है फाइल करता है एक केस इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है रिस्पोंडेंट के द्वारा। इंदौर एमपी में है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 11 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। कोर्ट में जब केस फाइल हो जाता है तो उसके बाद जो है मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है रिस्पोंडेंट को ऑन एन ओथ, मतलब कसम दिलाकर उसे एग्जामिन किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि ये जो कंप्लेंट की गई है इसके बारे में सब कुछ बताओ। और इसीलिए पूछा जाता है ताकि ये पता चल सके कहीं ये कंप्लेंट फेक तो नहीं है। अगर फेक हुई और सम्मन इशू कर दिया गया तो जिसके खिलाफ इशू किया गया होगा उससे प्रॉब्लम होगी और बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए सारी जांच पड़ताल करने के बाद ही सम्मन इशू किया जाता है कंप्लेंट को एग्जामिन करने के, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करने के बाद। तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में। सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट डिफाइन किया गया है। और कंप्लेनेंट क्या होता है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 2D में। कंप्लेनेंट की डिफिनेशन को भी बताया गया है क्या होता है कंप्लेनेंट। तो एग्जामिनेशन के बाद क्या हुआ कि मैजिस्ट्रेट ने सम्मन इशू कर दिया अपीलेंट के खिलाफ। जब सम्मन इशू कर दिया गया तो अपीलेंट जो है कोर्ट में अपीयर हुए, एप्लीकेशन जमा की अंडर सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें अगर एक्यूज्ड प्रेजेंट ना हो तो भी उसे मतलब चलाया जा सकता है, उसका ट्रायल किया जा सकता है। तो सेक्शन 317 की जो है उसने एप्लीकेशन जमा की, उसी के साथ एक वकालतनामा जमा किया। तो एग्जाम्पशन उसने मतलब मांगा कि जो है वो पर्सनल अपीयरेंस नहीं दे पाएगा और उसने जो है एक वकालतनामा भी जमा किया अपने काउंसिल का। और उसी एप्लीकेशन में उसने जो है ये बोला कि उसे जो है बेल प्रोवाइड करा दी जाए। जो बेल का प्रोविज़न दिया गया है इसमें वो बेलेबल ऑफेंस के लिए 436 ऑफ सीआरपीसी है। तो 436 ऑफ सीआरपीसी कुछ यूँ बोलता है दैट इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन। कौन से ऐसे केसेस है जिसमें बेल दी जाती है? सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये हुआ कि दैट अपीलेंट वाज एडमिटेड टू बेल ऑन on furnishing a surety in the sum of rupees 5,000 and also furnishing a bond of the same amount। मतलब ये है कि कुल मिलाकर 10,000 रुपए उसे बेल के देने पड़े और उसके बाद उसकी बेल हो गई, उसे बेल प्रोवाइड कर दी गई बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जब ये बात रिस्पोंडेंट को पता चली तो जाहिर सी बात है उसे अच्छा नहीं लगा होगा। तो उसने क्या किया, उसने क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया इन द हाई कोर्ट ऑफ एमपी इंदौर। इंदौर के हाई कोर्ट में उसने जो है क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया फॉर कैंसिलिंग द बेल ग्रांटेड टू द अपीलेंट बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जो बेल उसे प्रोवाइड की गई है उसे कैंसिल करने के लिए उसने क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया और ये बोला दैट ही वाज नॉट हर्ड एंड देयरफॉर द ऑर्डर वाज वायलेटिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है क्योंकि उसे सुना नहीं गया, उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और इसी बेसिस पे उसकी बेल को कैंसिल कर देना चाहिए, अपीलेंट की बेल को। हाई कोर्ट ने ये सुनने के बाद जो है अपीलेंट की बेल को कैंसिल कर दिया। अब क्या हुआ कि अपीलेंट की बेल जब कैंसिल हो गई, उसे पता चला कि उसकी बेल को कैंसिल कर दिया गया है, तो उसे भी जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगा। उसे भी मतलब ये अफसोस हुआ कि यार पहले तो बेल ग्रांट की गई, उसके बाद कैंसिल कर दी गई, अच्छा नहीं हुआ। तो उसने क्या किया,
तो अपीलेंट ने क्या किया, अपीलेंट ने जो है एक पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 136 की लैंग्वेज ये कहती है, अपील बाई स्पेशल लीव। अंडर आर्टिकल 136 द सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, सेंटेंस और ऑर्डर in any case or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India। जब अपीलेंट ने जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की अंडर आर्टिकल 136, तो उसको जो है बेल जो है उसको ग्रांट कर दी गई। और कंटेंशन ये दिया गया कि अ बेल ग्रांटेड टू अ पर्सन accused of bailable offense cannot be cancelled on the ground that the complainant was not heard। उसकी बेल को ग्रांट कर दिया गया और कंटेंशन ये दिया गया कि कोई भी अगर पर्सन है, अगर उसने बेलेबल ऑफेंस किया है, तो बस इस बेसिस पे जो है उसकी बेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता कि उसके अगेंस्ट जो पार्टी है उसे सुना नहीं गया, रिस्पोंडेंट को सुना नहीं गया, इस बेसिस पे बेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने बेलेबल ऑफेंस किया है, तो उसे बेल ग्रांट कर दी गई। तो ये था पूरा केस। इसमें मैंने एक सम्मन बताया। सम्मन क्या होता है, सम्मन बता देता हूँ क्या होता है। सम्मन एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कमान करता है एक आदमी को जिसने ऑफेंस किया है, मतलब उसे कोर्ट में अपीयर होने के लिए कमांड देता है। और सम्मन को जो है डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 204 1A ऑफ सीआरपीसी में। तो ये था सम्मन। सम्मन होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है कि अ, जैसे किसी को अरेस्ट किया गया और उसने एक बेलेबल ऑफेंस किया है और वो आदमी जो है बेल अपने लिए बेल का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा है विद इन अ वीक, या फिर किसी वजह से केस नहीं लड़ पा रहा है, तो वो कौन होता है, उसे बोला जाता है इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन बोला जाता है और उसे डिफाइन किया गया है अंडर मतलब सीपीसी में उसे डिफाइन किया गया है रूल 1 ऑर्डर 33। रूल 1 ऑर्डर 33 की लैंग्वेज ये बोलती है दैट Rule 1 Order 33 states that an indigent person is one who is not possessed of sufficient amount to enable him to pay the fee prescribed by law for the plaintiff in such suit। मतलब यही हुआ कि एक इंडिजेंट पर्सन ऐसा आदमी है जिसके पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो अपना केस लड़ सके, अपने उसके लिए बेल प्रोवाइड कर सके, तो उसे जो है इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा। रूल 1 ऑर्डर 33 सीपीसी ये बोलता है। तो मैं इसमें बता देता हूँ कौन कौन से सेक्शन हम लोगों ने पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी जिसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट डिफाइन किया गया है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो कि सेक्शन 11 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। सम्मन क्या होता है वो मैंने बताया आपको, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 204 1A में। और इसमें सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी जिसमें ये बोला गया है सीकिंग एक्सेप्शन फॉर पर्सनल अपीयरेंस, जो कि अपीलेंट ने अप्लाई किया था। सेक्शन 317 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। और इसमें मैंने बताया कि इंडिजेंट पर्सन क्या होता है। इंडिजेंट पर्सन जो कि रूल 1 ऑर्डर 33 में डिफाइन किया गया है। और इसमें मैंने बताया कि बेल किस कैसे अप्लाई की जाती है सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में, कि जो जिसमें मतलब बेलेबल ऑफेंस होता है वो सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में उसके लिए बेल अप्लाई की जा सकती है। और मैंने इसमें बताया कि अगर हाई कोर्ट में आपकी बेल कैंसिल हो जाती है ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड दैट यू आर नॉट हर्ड और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऐसा कुछ हुआ है, तो आर्टिकल 136 में जो है अपील बाय स्पेशल लीव का भी ऑप्शन है, उसके थ्रू आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस था। और ऐसे ही केसेस के लिए मतलब ऐसे ही केसेस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक दिस वीडियो अगर पसंद आया। थैंक यू वेरी मच।